आज हम पढ़ेंगे इंटरफेरेंस का बेसिक कॉन्सेप्ट या इंटरफेरेंस का इंट्रोडक्शन। इंटरफेरेंस जो फिनोमिना है वो लाइट के वेव नेचर को समझने के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फिनोमिना है। देखो, लाइट के वेव नेचर का आइडिया सबसे पहले हमें दिया था हाइगन ने। हाइगन ने 1680 में लाइट के वेव नेचर का आइडिया दिया तो था, लेकिन उसका कोई एक्सपेरिमेंटल एविडेंस नहीं था। और हाइगन ने ये भी नहीं बताया था कि लाइट का नेचर कैसा होता है, लॉन्गिट्यूडनल नेचर होता है या ट्रांसफर नेचर होता है। हाइगन ने उस समय ये भी एक्सप्लेन नहीं किया था कि लाइट की स्पीड c होती है, ठीक है, और उसके बाद उसकी वेवलेंथ के बारे में भी कोई आइडिया नहीं दिया था। केवल हमें एक इतनी सी बात बताई थी, इतना सा आइडिया दिया था कि लाइट का वेव नेचर हो सकता है, लाइट का वेव नेचर होता है उस बारे में। लेकिन इसका एक्सपेरिमेंटल एविडेंस सबसे पहले दिया थॉमस यंग ने 1801 में, ठीक है। तो 1801 में उन्होंने डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया और उस डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से उन्होंने इंटरफेरेंस को समझाया या इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट किया, और उस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने लाइट के वेव नेचर को समझाया, ठीक है। तो लाइट के वेव नेचर को समझने के लिए, इंटरफेरेंस को समझने के लिए हमें सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। इंटरफेरेंस की कुछ शर्तें, कुछ कंडीशंस हमें पढ़नी पड़ेंगी। तो सबसे पहले सुपरपोजिशन ऑफ वेव क्या होता है कि जब किसी पॉइंट से दो वेव्स निकल रही होती हैं या दो वेव्स एक दूसरे पर ओवरलैप करती हैं, ठीक है, तो उन का रिजल्टेंट वेव जो बनती है, देखो, जब भी दो वेव्स ओवरलैप करती हैं तो उनसे एक रिजल्टेंट वेव बनती है, और वो रिजल्टेंट वेव उनके फेज पर डिपेंड करती है। देखिए, अभी ये वेव है ब्लैक वाली, देखो, और एक वेव है ये। दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है क्योंकि दोनों का, देखो, साइकिल एक साथ स्टार्ट हो रहा है और एक साथ खत्म, एक साथ स्टार्ट हो रहा है, एक साथ खत्म, और दोनों सेम फेज में भी है। क्यों है सेम फेज में? क्योंकि जब ब्लैक वाली का डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड है, उसी समय ब्लू वाली का डिस्प्लेसमेंट भी अपवर्ड है। फिर ब्लैक वाली का डाउनवर्ड तो ब्लू वाली का भी डाउनवर्ड, एक साथ अपवर्ड डाउनवर्ड जाते हैं तो फेज सेम होता है, चाहे एम्पलीट्यूड अलग अलग हो, एम्पलीट्यूड से कोई मतलब नहीं है। तो दोनों वेव्स का क्या सेम है? फेज सेम है और फ्रीक्वेंसी सेम है। तो फेज अगर सेम होगा, इसका फेज भी फाई, इसका फेज भी फाई, तो फेज में जब डिफरेंस करोगे तो कितना आएगा? 0। तो इन दोनों वेव्स में फेज डिफरेंस 0 है। देखिए, आगे जब हम इंटरफेरेंस पढ़ेंगे तो हमें कुछ कंडीशंस ध्यान रखनी है। जैसे इंटरफेरेंस के लिए फ्रीक्वेंसी दोनों वेव की हमेशा सेम होनी चाहिए, और दोनों वेव्स के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो कांस्टेंट रहना चाहिए। अभी फेज डिफरेंस 0 है ना, तो आगे भी फेज डिफरेंस 0 ही रहना चाहिए। जैसे इस केस में देखिए, ये वेव ब्लैक वाली और ये ब्लू वाली वेव, देखिए, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, लेकिन दोनों का फेज सेम नहीं है। जिस समय ये वेव अपवर्ड डिस्प्लेस कर रही है, उस समय ये वेव डाउनवर्ड डिस्प्लेस कर रही है। तो ये वेव यूं जा रही है, उस समय ये वेव नीचे जा रही है। तो इस केस में जो एंगल बन रहा है, फेज जो एंगल बन रहा है, उसका दोनों के बीच में डिफरेंस कितना हो गया? 180 डिग्री। ये बात आपको समझ में आई? ये अपवर्ड मोशन कर रही है, उस समय ये डाउनवर्ड, तो फेज डिफरेंस दोनों का कितना हो गया? अलग अलग है, और वो हो गया 180 डिग्री। तो अपोजिट फेज में भी कह सकते हैं। तो इन दोनों के डिस्प्लेसमेंट को जोड़ेंगे तो एक नया डिस्प्लेसमेंट बनेगा, उसी को हम सुपरपोजिशन कहते हैं। देखिए कैसे करेंगे। तो इस केस में जब सेम फेज में होती है तो इससे जो रिजल्टेंट वेव बनेगी उसका डिस्प्लेसमेंट दोनों डिस्प्लेसमेंट के सम के बराबर होगा, अलजेब्रिक सम के बराबर होगा। देखिए, ये रिजल्टेंट वेव है। अगर इसका फर्स्ट वेव का डिस्प्लेसमेंट y1 है, सेकेंड वेव का डिस्प्लेसमेंट y2 है, तो रिजल्टेंट वेव का डिस्प्लेसमेंट y होगा, या वेक्टर सम भी कह सकते हैं, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में थे इसलिए ऐड हो गए, वेक्टर सम। तो सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स इज डिफाइंड एज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ
डिस्प्लेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल वेव इज एडेड और सब्ट्रैक्टेड अकॉर्डिंग टू देयर फेज डिफरेंस। देखिए इस केस में ये इसका फेज डिफरेंस कितना है, इसका एम्पलीट्यूड कितना है y1, इसमें इसका एम्पलीट्यूड कितना था y1 और जो ब्लू वाली है उसका एम्पलीट्यूड था y2, इसका एम्पलीट्यूड है y2। देखिए दोनों क्या है, अपोजिट। तो जब हम वेक्टर के अंदर बात करेंगे तो y1 वेक्टर में ऐड करेंगे y2 वेक्टर, लेकिन y2 वेक्टर क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए हम माइनस आगे लगाएंगे, नेगेटिव साइन आगे लगाएंगे। तो क्या बन जाएगा, y वेक्टर इक्वल्स टू y1 वेक्टर माइनस y2 वेक्टर। ठीक है, तो यहां पर देखिए, तो यहां पर रिजल्टेंट वेव क्या होगी, मान लो y1 है 8 और ये है 3, तो 8 माइनस 3 कितना हुआ 5, तो रिजल्टेंट वेव यहां से बनेगी, ये सुपरपोजिशन कहता है। ठीक है, तो हमने जो दो एग्जांपल दिए, इस केस में फेज डिफरेंस 0 था, इस केस में फेज डिफरेंस 180 था, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि फेज डिफरेंस 90 डिग्री हो। बस बात यह है, इंटरफेरेंस की ये कंडीशन है कि दो वेव की फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, सेम है, दो वेव्स के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो कांस्टेंट होना चाहिए। ये यहाँ पर ओवरऑल 0 डिग्री है, यहाँ पर हमेशा 180 डिग्री रहेगा, ऐसा नहीं कि अभी 180 डिग्री है बाद में चेंज हो जाए, फेज चेंज नहीं होना चाहिए, ये बात याद रखना। अगर आप कहोगे दोनों वेव के बीच में फेज डिफरेंस 90 डिग्री हो तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर 120 डिग्री हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये इंटरफेरेंस की कंडीशन भी है और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल भी है। So statement of superposition of waves: when two waves travel in same direction, they superimpose upon each other, and the resultant displacement at any point is given by the vector sum of the displacement of two individual waves. इन दोनों के डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर सम जो होगा उससे रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट बनेगा। बस इतना सा प्रिंसिपल, इसी को बोलते हैं अपन सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो जब दो वेव एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल करती हुई एक दूसरे पर सुपर इम्पोज होती है तो उससे एक नई वेव बनती है। उस केस में क्या होता है, इस फिनोमेना को हमने कल पढ़ा था, सुपरपोजिशन बोलते हैं इस प्रिंसिपल को। और इस सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में क्या होता है कि एक वेव और दूसरी वेव जो एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही हो, जब एक दूसरे पर सुपर इम्पोज होती है तो अब उनकी एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूट होती है। मतलब जो इनकी पहले एनर्जी थी वो वापस से रीडिस्ट्रीब्यूट होगी और उस रीडिस्ट्रीब्यूशन से एक नई वेव बनेगी और उस नई वेव को हम रिजल्टेंट वेव कहेंगे और इस फिनोमिना को हम इंटरफेरेंस बोलते हैं। द मॉडिफिकेशन ऑफ इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी, जो इनके पास लाइट एनर्जी थी उनका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ और उससे एक नई वेव बनी, इस फिनोमिना को हम बोलते हैं इंटरफेरेंस। ठीक है।